नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे साइकोलॉजी विषय के ऊपर और साइकोलॉजी विषय की हम 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज चौथे नंबर का ये प्रैक्टिस सेट है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज का जो पहला पर्सन है, मल्टी फैक्टर सिद्धांत के प्रतिपादक है, यानी कि बहुतत्व सिद्धांत। तो हिंदी में क्या कहते हैं? बहु तत्व सिद्धांत। तो बहु तत्व सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो कौन है? 4 विकल्प दे रखे हैं। गार्डनर है, थॉर्नडाइक है, थर्स्टन है और स्टनबर्ग है। तो विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? थॉर्नडाइक। क्योंकि समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था? समूह तत्व सिद्धांत दिया था किसने? थर्स्टन ने दिया। विद्यार्थियों, थर्स्टन ने दिया था। और कुछ आगे एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है, इसको भी देख लीजिए आप। मल्टीफैक्टरल सिद्धांत को बहुतत्व सिद्धांत कहते हैं, थॉर्नडाइक ने दिया था। और समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन के द्वारा दिया गया। लेकिन बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करें, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, 1983 में दिया गया। और इसमें जो बुद्धि के प्रकार बताए गए विद्यार्थियों, वो कितने बताए गए? 7। 1998 में जो बताए गए 8, और फिर 2000 में कितने बता दिए गए? 9 बताए गए। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा, मतलब अभिप्रेरणा, मोटिवेशन की विधि नहीं है? मतलब मोटिवेशन की विधि कौन सी नहीं है? 4 विकल्प दे रखे हैं। रुचि उत्पन्न करना, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, प्रशंसा करना और व्यवहार में परिवर्तन करना। तो विद्यार्थियों, कौन सी यहाँ पर मोटिवेशनल के अंतर्गत नहीं आता? व्यवहार में परिवर्तन करना, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये अभिप्रेरणा या प्रेरणा के अंतर्गत नहीं आता, मोटिवेशन के अंतर्गत नहीं आता। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है अधिगम के अंतर्गत। के अंतर्गत आता है अधिगम, मतलब लर्निंग, इसके अंतर्गत आता है विद्यार्थियों। क्योंकि अधिगम में क्या होता है? व्यवहार में ही तो परिवर्तन होता है। तो हमारा जो दूसरा नंबर का प्रश्न आज का, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, ये भी शानदार तरीके का प्रश्न है। और प्रश्न क्या है कि मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? बर्ट एम बर्नर ने, और स्किनर ने, ब्रूनर ने और मैस्लो ने। किसने दिया विद्यार्थियों? मैस्लो ने दिया। ने 5 प्रकार की आवश्यकताओं की बात की गई। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की आवश्यकताएं। ये 5 प्रकार की आवश्यकताएं कौन सी है? जैसे दैहिक आवश्यकता, हम जैविक आवश्यकता भी कहते हैं, शारीरिक आवश्यकता के नाम से भी जाना जाता है, सुरक्षा की आवश्यकता, संबंधता जिसे स्नेह की आवश्यकता भी कहते हैं, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, या इसे हम आत्मानुभूति की आवश्यकता के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार पूछा जाता है मैस्लो ने कितने प्रकार की आवश्यकताओं की बात की गई है? 5 प्रकार की आवश्यकताओं की इसने बात की गई है। अगला प्रश्न है कि एक अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की अनिवार्य विशेषता क्या होती है? एक अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की अनिवार्य विशेषता क्या होती है? और 4 विकल्प दे रखे हैं। कम लागत होनी चाहिए उसकी, लोकप्रिय होनी चाहिए, और अधिकतम ज्ञानेंद्रियों की भागीदारी होना चाहिए, और संभालने में आसान होनी चाहिए। तो कैसी राइट हो गई? इसकी राइट आंसर जाएगा सी। कौन सा चला जाएगा? सी राइट आंसर चला जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? थोड़ा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। नहीं करती है। तो शारीरिक गत्यात्मकता, या सांस्कृतिक, या संगीतात्मक, या भाषाई। बताओ विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। क्या जाएगा? सी जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो बहुतत्व सिद्धांत है वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। लेकिन बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। और कब दिया था ये सिद्धांत? 1983 में दिया गया था। और उसमें बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 7। और 1993 में कितने बताए? 8। और 2000 में फिर कितने बताए? 9 प्रकार बताए थे। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार प्रेरणा, यानी कि अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? ये किसने कहा कि प्रेरणा सीखने का एक राजमार्ग के रूप में काम करती है? तो ये बोला विद्यार्थियों सॉरी, 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, स्किनर, गेट्स, शेफर और थॉमसन। बताओ विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्किनर। बात किसने बोली है? स्किनर के द्वारा बोली गई है। सातों प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास में अध्यापक को एक के अतिरिक्त सभी कार्य करने चाहिए। संज्ञानात्मक विकास के लिए अध्यापक को एक काम नहीं करना चाहिए, बाकी सारे काम करने चाहिए। इन 4 विकल्प में से वो कौन सा काम है वो नहीं करना चाहिए, और बाकी तो सारे करने चाहिए। तो विद्यार्थियों, 4 विकल्प दे रखे हैं।
शिशुओं को प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, तो काम करना चाहिए। शिशुओं को सोचने, समझने एवं निष्कर्ष निकालने के अवसर प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल ये भी करना चाहिए। शिशु के बोलते वक्त हस्तक्षेप करना, ये नहीं करना चाहिए। और सीखने के कौशल का विकास करना चाहिए, ये राइट है। तो इस प्रकार इसका जो हमारा राइट आंसर जाएगा प्रश्न का, वो क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। शिशु के बोलते वक्त हस्तक्षेप न करना, ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमेशा कभी भी शिक्षक को जब एक शिशु बोल रहा है, बोलते समय उसको उसके बोलने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हस्तक्षेप करोगे उसमें तो फिर वो घबरा जाता है, उसका जो डिमोटिवेट हो जाता है एक प्रकार से, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो वो सीख नहीं पाता प्रॉपर। राइट आंसर इसका सी। ये विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेस अजमेर का मोबाइल एप्लीकेशन है। आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ जाकर आप ये वेदांत क्लासेज नाम से अगर सर्च करेंगे, वेदांत क्लासेज अजमेर नाम से, तो इस टाइप का आपको लोगो दिखेगा और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में कई प्रकार की कई भर्तियों के आपको यहाँ पर ई नोट्स मिल जाएंगे, ई बुक मिल जाएगी, साथ ही में कई क्लासें आपको मिलेगी, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, कुछ फ्री वीडियो लेक्चर है, कुछ फ्री कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा, और कुछ का जो शुल्क है, अगर शुल्क देकर भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो क्या है, इसको देखिए। 8वें नंबर का जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो निष्पादन प्रकार की जो बुद्धि परीक्षण है, निष्पादन जो परीक्षण होता है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। जैसे घन निर्माण करना आता है, ब्लॉक का छेद में फिट करना आता है, चित्रों के टुकड़ों को जोड़ना ये भी आता है, सरल गणित समस्याओं को हल करना ये इसके अंतर्गत नहीं आता, निष्पादन परीक्षण के अंतर्गत नहीं आता, ये पेपर पेंसिल परीक्षण के अंतर्गत आता है। देखिए विद्यार्थियों, आगे मैं बता देता हूँ आपको कि बुद्धि परीक्षण है, इसको दो प्रकार से किया जाता है। बुद्धि का परीक्षण दो प्रकार से किया जाता है, एक तो शाब्दिक परीक्षण होता है और एक होता है अशाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो निष्पादन परीक्षण और एक पेपर पेंसिल परीक्षण के नाम से जानते हैं। पेपर पेंसिल ये इसका उदाहरण होगा। ये किसका है, पेपर पेंसिल के अंतर्गत आएगा ये वाला। तो राइट आंसर तो अपना क्या चला जाएगा इसका, 8वें नंबर का, तो ये चला जाएगा डी। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है। मतलब अधिगम निर्योग्यता वाले बालक होते हैं, में से निम्नलिखित में से कुछ कमियां दे रखी, कौन सी कमियां उनमें पाई जाती है। जैसे संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने तथा समय एवं दिशा की कम समझ, प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, या फिर हम कहें कम मानसिक सक्रियता। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ए। क्या जाएगा विद्यार्थियों, ए राइट आंसर इसका चला जाएगा। आगे देखिए, अधिगम निर्योग्यता को और किस नाम से जाना जाता है, इसे अधिगम असक्षमता भी कहते हैं, अधिगम व्यतिक्रम भी बोलते हैं, असमानता के नाम से भी इसको जानते हैं। अधिगम निर्योग्यता का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, सैमुअल क्रिक के द्वारा किया गया। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स है वो ध्यान रखने होते हैं, हालांकि अधिगम निर्योग्यता के बहुत सारे पॉइंट निकल के आते हैं, लेकिन एक तो आपको भाषा वाली बात याद रखनी चाहिए। भाषा को पढ़ने लिखने समझने में जिन बालकों को बाधा उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं अधिगम निर्योग। और बालक को यदि संख्या, दिशा, समय, वर्तनी संबंधी अशुद्धि, अंक गणितीय गणना करने में बाधा होती है, मानचित्र में कोई स्थान ढूंढने में कठिनाई उत्पन्न होती है, तो ये सब बालक की अधिगम निर्योग्यताएं। अगर एक और देखे विद्यार्थी, तीसरा पॉइंट और अगर हम देखना चाहिए इसमें, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित भी कोई आंतरिक विकार माना जाता है अधिगम निर्योग्यता। तीसरे पॉइंट को भी ले सकते हैं। बाकी तो हम मुख्य रूप से दो पॉइंट को याद रखते हैं, एक तो भाषा वाला और एक ही संख्या, दिशा, समय, वर्तनी से संबंधित जो अशुद्धियां है इनको देखने में दिक्कत आती है। अगला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है कि सामान्यतः गर्भावस्था में लगभग कितने किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। गर्भावस्था में जो महिला होती है, सॉरी गर्भावस्था में नहीं, गर्भावस्था में, गर्भावस्था में जो महिला होती है उसका वजन कितना बढ़ जाता है सामान्यतः, 5 से 7 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम, या 10 से 12 किलोग्राम, या 16 से 17 किलोग्राम। बताओ विद्यार्थी, इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, जाएगा 10 से 12 किलोग्राम। हाँ, 10 से 12 किलोग्राम इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है, अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है 2 से 7, 7 से 12, 12 से 15 या उपयुक्त। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, 3 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, तो बताओ राइट आंसर क्या होगा? अतार्किक चिंतन। अतार्किक चिंतन पाया जाता है विद्यार्थियों, ये वाली एज राइट है इसका 2 से लेकर 7 वर्ष। तो देखिए, अतार्किक चिंतन की बात करें तो 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त चिंतन की बात करें तो 7 से 12, और अमूर्त चिंतन की बात करें तो 12 वर्ष से अधिक की एज में पाया जाता है। सही वाक्यांश पर निशान लगाओ। नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से जो सही वाक्यांश है उसके ऊपर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही वाक्यांश है विद्यार्थियों। तो पूर्व विद्यालय बच्चे एक से अधिक परिस्थितियों में भाग ले सकते हैं। पूर्व विद्यालय बच्चे अपनी विचार प्रक्रिया को उलट नहीं सकते। पूर्व विद्यालय बच्चे अपनी विचार प्रक्रिया को उलट सकते हैं, या नोटा। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? भी चला जाएगा। पूर्व विद्यालय बच्चे अपने विचार प्रक्रिया को उलट नहीं सकते, यानी कि अपलटा भी उनकी अवस्था कहा जाता है। देखिए आगे कुछ एक्सप्लेनेशन कर रखा है मैंने। पूर्व विद्यालय बच्चे की जो एज मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 2 से 7 वर्ष ले लो या फिर 3 से 6 वर्ष मान लो। अगर बच्चा अपलटावी अवस्था भी कहते हैं इसको, 2 से 7 वर्ष वाली एज को, ठीक है। इसको अनुत्क्रमणशीलता के नाम से भी जानते हैं। एक होती है उत्क्रमणशीलता, यानी कि पलटावी अवस्था, 7 से 12 वर्ष का जो उम्र का बच्चा होता है उसमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी प्रक्रिया बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? कौन सी प्रक्रिया बांडुरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, देखो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बांडुरा ने दिया विद्यार्थियों। और ये बांडुरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है इससे सम्मिलित नहीं है, जैसे अवधान, धारण, अनुभवात्मक या अभिप्रेरणा। तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर जाएगा 13वें नंबर का, वो क्या जाएगा? क्योंकि अगर हम बात करें ये जो बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, इसका जो मुख्य शब्द है तो वो क्या है? अनुकरण। क्या है? अनुकरण। और इसमें इन सारे फैक्टरों की बात की जाती है, अवधान की, धारण करने की, पुनः प्रस्तुतिकरण, फिर पुनर्बलन मिलता है, और अभिप्रेरणा या प्रेरणा की बात इसमें देखने को मिलती है। लेकिन विद्यार्थियों देखिए, अभिप्रेरणा की बात इसमें देखने को मिलती है, धारण की मिलती है, अवधान की मिलती है, अनुभवात्मक की ये नहीं मिलती। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वात्सल्य संवेग से संबंधित मूल प्रवृत्ति है। वात्सल्य एक संवेग है, इससे संबंधित मूल प्रवृत्ति क्या है? तो पुत्र कामना। क्या है? पुत्र कामना, प्रेम, संवेदना, पुत्र कामना, जिज्ञासा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी चला जाएगा। विलियम मैकडूगल ने विद्यार्थियों, विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का जनक कहा जाता है। उसने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है और 14 ही संवेग की बात की गई है। जितनी मूल प्रवृत्तियां होती है उतने उनके क्या होते हैं? संवेग होते हैं विद्यार्थियों। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, हरकत विकलांगता का मतलब है हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की विकलांगता से, दिमाग का अधूरा विकास, या बहरापन, या उपर्युक्त सभी। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा विद्यार्थियों ए। क्या जाएगा? ए। इसे बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत भी हम रख सकते हैं, यह शारीरिक विकास से संबंधित है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प राइट है? मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? विकल्प उपयुक्त नहीं होगा, यहाँ पे होगा उपयुक्त। कौन सा होगा? उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब होता है ठीक। उपयुक्त का मतलब क्या होता है? ठीक। कौन सा विकल्प ठीक है? मतलब बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन करना चाहिए, लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन होना चाहिए, मतलब लड़का और लड़की को अलग अलग बिठाना चाहिए, या लिंग के आधार पर गृह कार्य में विभिन्नता होनी चाहिए, लड़कों को अलग कार्य, लड़कियों को अलग कार्य, गृह कार्य देना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए? तो ए, बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों को कक्षा का विभाजन करना चाहिए, क्योंकि हम व्यक्तिगत विभिन्नता की बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग उसकी बुद्धि लब्धि भी अलग अलग होती है। ये सारी बातें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोसिफेली, जैसे माइक्रोसिफेली रोग होता है उसी प्रकार हाइड्रोसिफेली नामक मानसिक दुर्बलता है। ये क्या है? मानसिक दुर्बलता में निम्न में से क्या लक्षण पाया जाता है? बालक के होठ और जीभ सामान्य से मोटे होते हैं, बालक के सिर का आकार बड़ा हो जाता है, बालक के पैरों में दुर्बलता आ जाती है, चेहरे की आकृति जापानी लोगों के समान दिखाई देती है,
तो बालक के सिर का आकार बड़ा हो जाता है। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या जाएगा विद्यार्थियों? बी जाएगा। क्या जाएगा? बी जाएगा। आगे देखो विद्यार्थियों, 18वें नंबर का प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए किसकी आवश्यकता है? विषय वस्तु आधारित प्रश्न की, मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों की, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा की, प्रत्येक शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्नों की। किसकी आवश्यकता है सृजनात्मक उत्तरों के लिए? तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, इनकी आवश्यकता होती है। राइट आंसर क्या जाएगा इसका? बी चढ़ जाएगा। सृजनात्मकता एक अपसारी चिंतन पर आधारित होता है विद्यार्थी, पर आधारित होता है अपसारी चिंतन पर। मैं हमने बात की थी अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन दोनों। आगे देखो, बुद्धि का सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापन किसने किया था? बुद्धि का सबसे पहले वैज्ञानिक मापन किसने किया विद्यार्थियों? बिनेट ने, या स्पीयरमैन ने, या थर्स्टन ने, या थॉर्नडाइक ने? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 1900 नंबर का बिनेट चला जाएगा विद्यार्थियों। क्या चला जाएगा? बिनेट चला जाएगा। बिनेट यानी कि अल्फ्रेड बिने भी इसको कहते हैं। अल्फ्रेड बिने या बिनेट ने 1909 में इसका परीक्षण किया था विद्यार्थियों, और इसे नाम दिया था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से ये जाना गया। अगला प्रश्न और आज का जो अंतिम सवाल है वो क्या है? बच्चों में नैतिकता निर्णय के विकास का महत्वपूर्ण अध्ययन किसके द्वारा किया गया? फ्राइड के द्वारा, सेरिफ के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, या आलपोर्ट के द्वारा? आज का जो अंतिम सवाल है इसका आंसर क्या होगा? जीन पियाजे। क्या होगा? जीन पियाजे। इसी प्रकार की जो प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करने के लिए आपके लिए मैं और भी प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, और अभी तक आपने हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट का अध्ययन नहीं किया है तो उनका अध्ययन कर लीजिए। तक कंप्लीट, चौथा मैंने आज कंप्लीट करा दिया है। थैंक यू मित्रों।